नमस्कार, आपके चैनल एकेडमिक फ़कीर में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जेएनयू के स्कूल ऑफ फिज़िकल साइंसेस के काउंसलर हैं अभिषेक जी, जिनसे हम स्कूल ऑफ फिज़िकल साइंसेस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और जेएनयू के राजनीतिक और शिक्षा व्यवस्था पे हम लोग बातचीत करेंगे। तो अभिषेक जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में आने के लिए। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपका यात्रा शुरू कहाँ से हुआ और जेएनयू में आके कब रुका? मेरा नाम अभिषेक है। मैं यूपी के एक छोटे से गांव कटरापट्टी से आता हूं। मेरे यहाँ से एक कवि भी हुए थे, त्रिलोचन शास्त्री, जो हिंदी के कवि थे, तो उसी गांव से आता हूं। मेरा बहुत पिछड़े इलाका है, वहाँ पर कुछ प्राइमरी स्कूल हैं और गवर्नमेंट स्कूल एक हमारे यहाँ जहाँ साइंस की एजुकेशन नहीं दी जाती है, और करीब हमारे घर से 15-20 किलोमीटर की दूरी पर साइंस के स्कूल हैं। तो और बेसिकली मैं यहाँ पे फिजिकल साइंस से फिज़िक्स में पीएचडी कर रहा हूँ। तो एक जर्नी शुरू हुई जो गांव में एक लड़का जो फिज़िक्स पढ़ना चाहता है, जिसको फिज़िक्स की क्यूरियोसिटी है। एक जो गांव का प्राइमरी कॉलेज है, वहाँ पे पढ़ाई करी। वहाँ पर से पढ़ाई करने के बाद फिर वहाँ पे हमारे यहाँ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में हमने वहाँ से बीएससी किया। फिर उसके बाद एक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ में है, वहाँ से हमने एमएससी फिज़िक्स करी। और उस दौरान हमने जेआरएफ के बारे में सुना कि जेआरएफ भी कोई एग्ज़ाम होता है जिसको पढ़ने के बाद पैसे मिलते हैं, क्योंकि हम लोग जिस बैकग्राउंड से आते हैं उसमें पैसे की बड़ी महत्ता होती है कि आप पैसा आपके पास है तो ही पढ़ाई आगे रख सकते हैं। मैं एक गांव का ऐसा लड़का हूं, या मेरे कम्युनिटी में जिस कम्युनिटी से मैं आता हूं उसमें कोई मेरा पहला कोई उस एरिया का व्यक्ति होगा जो फिज़िक्स में पीएचडी कर रहा है या कोई पीएचडी लेवल तक भी आ पाया। तो इसी तरह की जर्नी रही जो थोड़ा ऐसे ऐसे आगे बढ़ी हुई है। तो ये काउंसलर पद क्या होता है आपके डिपार्टमेंट में? आप काउंसलर हैं, हमने सुना। ये काउंसलर होता क्या है? अभी जेएनयू में तो हम प्रेसिडेंट सुने, वाइस प्रेसिडेंट सुने, ठीक है, और भी क्या क्या सेक्रेटरी वगैरह ये सब पोस्ट है, जॉइंट सेक्रेटरी वगैरह है, लेकिन ये काउंसलर क्या चीज़? काउंसलर जो जेएनयू की स्टूडेंट का रिप्रेजेंटेशन है, एक पूरे जेएनयू के लेवल पे है। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी। लेकिन छोटे छोटे स्कूल का अलग अलग, जैसे आपका डीन लेवल पे कोई बात रखनी हो गई छात्रों को, या अपने स्कूल लेवल पे कोई बात रखनी है, तो उसका रिप्रेजेंटेटिव अलग होता है जो उसी यूनियन इलेक्शन से चुन के आता है, लेकिन वो नीचे की तरफ होता है कि जो स्कूल लेवल की समस्याएं सुनता है। जैसे तो कि हम लोग का वार्ड कमिश्नर होता है, हाँ, उस टाइप का है। उसी टाइप का होता है कि जैसे एक आपका एक मुख्यमंत्री होता है, उसके बाद आपका एक विधायक होता है लोकल लेवल पे, तो हम लोग उसी लेवल पे होते हैं कि हम लोग स्कूल वाइज अपनी समस्याएं अपने डीन को बताते हैं, या एडमिन को डायरेक्टली भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इतना पावर होती है कि आप बीसी को भी डायरेक्टली ले सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ स्कूल लेवल की समस्याएं को आप रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, तो क्या ये काउंसलर बनने के लिए, जो काउंसलर पद है, इसको हासिल करने के लिए कोई राजनीतिक दल से ताल्लुकात होना ज़रूरी है? नहीं, आपको यहाँ पे लोग चुनाव लड़ते हैं अपना, कुछ लोग का पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पे लड़ते हैं, कुछ लोग अलग अलग, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको फॉर्म भरने के लिए पॉलिटिकल एफिलिएशन चाहिए। आप डायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टियों का सपोर्ट भी होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी के ही चुनाव लड़ते हैं। आप स्टूडेंट के बीच में जाएंगे और वहाँ फॉर्म भरने के बाद जीबीएम होगी, जीबीएम में अपनी बात रखना। अगर बच्चे आपसे कन्विंस हो रहे हैं तो आप बिना पॉलिटिकल पार्टी के भी चुनाव जीत सकते हैं। और लेकिन ये जेएनयू कैंपस ऐसा है कि यहाँ पॉलिटिकली ज़्यादातर लोग पॉलिटिकल पार्टियों से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिना पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी चुनाव नहीं जीते। मैंने पहली बार जब चुनाव लड़ा था तो ऐसा था कि पार्टियों का सपोर्ट था, लेकिन मैं इंडिविजुअल कैंडिडेट के तौर पे लड़ा था। लेकिन मैं दूसरी बार हमारा जो था, मैं एसएफआई के कैंडिडेट के तौर पे वहाँ पे चुनाव लड़ा, और दूसरी बार भी। कितने साल से आप काउंसलर हैं यहाँ? मेरा ये काउंसलरशिप का दूसरा टेन्योर चल रहा है, और आप 2 बार काउंसलर लड़ सकते हो बस, तो हमारा ये दूसरा टेन्योर। अच्छा, 2 बार से ज़्यादा नहीं लड़ सकते हैं। तो ये 2 साल में आपने अपने डिपार्टमेंट में, अपने सेंटर में कोई कॉम्पोजिशन चेंज होते देखा है? छात्रों का कॉम्पोजिशन कुछ चेंज हुआ है कि जैसा था वैसे है? नहीं, ये एक तो कॉम्पोजिशन मैंने देखा है कि पहले जो छात्र आते थे जेएनयू के अंदर, उसमें क्या होता कि एक डाइवर्सिटी होती थी। अब हम देख रहे हैं कि वो डाइवर्सिटी बहुत कम हो गई। जैसे नॉर्थ ईस्ट का स्टूडेंट तो है ही नहीं हमारे यहाँ, मतलब 1-2 गिनती में 1-2 हैं। साउथ के स्टूडेंट आपको 1-2, मतलब 1-2-3, मतलब सीनियर्स होंगे नॉर्थ ईस्ट के, लेकिन ये पिछले 2-3 साल में एडमिशन में एकदम लो लेवल पे है कि डाइवर्सिटी एकदम ख़त्म हो चुकी है। हिंदी भाषी क्षेत्रों के ज़्यादा बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं, और उसमें भी गांव के बैकग्राउंड के बच्चे भी बहुत कम आ रहे हैं इस सब संख्या में। तो हिंदी भाषी क्षेत्र से जो बच्चे आते हैं उनको ये
डिपार्टमेंट में असुविधा नहीं होता, क्योंकि साइंस तो हिंदी में हो ही नहीं सकता, सब तो इंग्लिश में पढ़ाया जाता है। और विशेषकर ये जो IIT JNU जैसा संस्था है, यहाँ पे तो हिंदी में बात ही नहीं करता है प्रोफेसर लोग। तो फिर हिंदी क्षेत्र से जो आते हैं लोग, हिंदी भाषी क्षेत्र से जो आते हैं, उन लोगों को दिक्कत नहीं होता? नहीं, मेरा कहने का मतलब तो हिंदी भाषी क्षेत्र का मतलब ये नहीं था कि हिंदी उनकी स्कूलिंग भी हिंदी में हुई है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो ज़्यादातर बच्चे राजस्थान, हरियाणा, यूपी और ये इनसे JNU से सटे हुए जो राज्य हैं, उन मतलब जो NCR से सटे हुए, दिल्ली से सटे हुए राज्य, वहाँ से आते हैं और उनकी ज़्यादातर की स्कूलिंग इंग्लिश में हुई है। ज़्यादातर जो हिंदी मीडियम से पढ़े हुए छात्र हैं उनकी भी संख्या डिक्रीज हुई है। अच्छा, वो भी डिक्रीज? हाँ, वो भी डिक्रीज है। जो हिंदी में पढ़ाई जिनकी हुई उनकी भी संख्या एक डिक्रीज लेवल पे है। क्या क्या समस्या अभी आपको दिख रहा है अपने सेंटर में? अभी एक तो पहली समस्या ये है कि जो छात्र यहाँ पर आते हैं, पहले तो एक्स्ट्रा ऐसे होता था कि टीचर इंक्लूसिव होते थे कि मान लो किसी छात्र को चीज़ नहीं समझ में आ रही तो अब TA के माध्यम से या खुद भी। क्या हुआ? TA होता टीचिंग असिस्टेंट, एक स्कॉलर होता था जिसको TA से मिलती थी और वो बच्चों को पढ़ाता था कि मान लो टीचर पढ़ा के चले गए, उसके बाद वो कैसे बनता था TA? डीन की रिक्वेस्ट से बनता था। इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल भी कभी कभी उसमें इंटरवीन करके TAC दिलाता था, जिससे जो मार्जिनलाइज सेक्शन का स्टूडेंट आता था, कभी कभी उनको जो एकेडमिक गैप तो हो ही जाता है। जो बच्चा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहा है, जिसको अच्छा फैसिलिटी मिली है, कोचिंग और बाकी, जो बच्चा एकदम गाँव के बैकग्राउंड से आ रहा है, जिसने उतना पढ़ाई लिखाई का एक्सपोजर नहीं मिल पाया है, जो उनके एकेडमिक गैप को कम करने के लिए TAC का प्रयोजन था, जो अभी 2-3 सालों से इसको नहीं फॉलो किया जा रहा है स्कूल। क्यों नहीं फॉलो किया जा रहा? डीन बोलते हैं कि हमारे पास बजट नहीं है और हमें इनको देने के लिए पैसे नहीं है। ये सब दिक्कतें हैं कि TAC नहीं फॉलो हो रही इस समय। तो ये बात आप लोगों ने रखा? हाँ, BC के पास रखा ये सब बात? हाँ, पहले तो होता था कि हर चुनाव के बाद BC सारे काउंसलर की मीटिंग बुलाती थी, लेकिन 2 टेन्योर हो गया। हम लोगों ने कई बार ईमेल लिखा कि हम लोग के साथ मीटिंग करी जाए और हम लोग की समस्याएं स्कूल लेवल पे सुनी जाए, लेकिन वो समस्याएं भी नहीं, मतलब क्या कारण लगता है आपको? फंड का कमी, हर जगह फंड का कमी सुनते आ रहे हैं। एक तो फंड का कमी आ रहा है, दूसरी में जो VC आ रहे हैं ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग आ रहे हैं कि हम ये इस पद पे हैं और पॉलिटिकल ओरिएंटेशन के साथ आ रहे हैं। उनका एकेडमिक ओरिएंटेशन नहीं है कि मान लो स्कूल ऑफ फिजिकल साइंसेज में ये समस्याएं हैं तो इस समस्याओं को हमें सुन के रिजॉल्व करना चाहिए। उनका ये है कि हम इस पद पे हैं, इस पद के बाद कितना लाइमलाइट पे कि हम किसी और बड़े पद पे जाएं। तो एक पद के बाद दूसरे पद की जो चाहत है, उसके चाहत में यहाँ की समस्याओं को, छात्रों की समस्याओं को इग्नोर किया जाता है। हमारे यहाँ पे एक CIF सेंट्रल इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटी है। CIF सेंट्रल इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटी। उसमें आपको बताएं कि एक इंस्ट्रूमेंट करीब 5-5 करोड़ 10-10 करोड़ के इंस्ट्रूमेंट उसमें हैं। उनको रन कराने का पैसा नहीं है। सेम जैसे मान लीजिए एक टेम है, टेम एक मशीन होती है जो करोड़ों रुपए की मशीन है, उसको रन कराने के लिए कम से कम 16 लाख 17 लाख रुपए चाहिए होते हैं। तो मशीन तो करोड़ों की पड़ी हुई है, लेकिन इतना बजट नहीं है SPS के पास तो उसको रन करा पाए। तो ऐसे फालतू पड़ा हुआ है। वो मशीन है, कम से कम करोड़ों रुपए की मशीन है, उसमें इंस्ट्रूमेंट पड़े हुए हैं, लेकिन बजट इतना कम है कि उसको हम लोग चला नहीं सकते हैं। ये हालत है। तो वो तो एक तो सामान खराब हो रहा, दूसरा हम लोग को रिसर्च जो एबिलिटी है वो भी हम लोग का स्तर गिरता जा रहा है। हाँ, उसका भी स्तर गिर रहा है, क्योंकि कोई भी अब यहाँ पे IIT दिल्ली में है, IIT दिल्ली में कभी हम स्लॉट मांगे वहाँ पे हमको नहीं मिल रहा है, और फिर हमको सोनीपत, मतलब जो रिसर्च हम आपको 5 मिनट में जाके सेम मतलब टेम को में लगा कर अगले 2-3 दिन में डाटा ले सकते हैं, वो डेटा लेने के लिए हमको 5-5 महीने भागना पड़ता है, कभी कभी हो भी नहीं पाता। तो एक पूरा एकेडमिक जो लेवल है वो एकदम गिरता जा रहा है। उसका एक ही रीज़न है कि इसके हमारे पास फंड नहीं है किसी चीज़ को करने के लिए। तो फंड क्यों नहीं दे रहा जा रहा है? मतलब क्या कहा जा रहा है कि फंड क्यों नहीं है? अब यही जवाब आता है कि जितनी बार हर साल सरकार फंड कर दे रही, सरकार फंड कट कर दे रही है, बजट में फंड नहीं मिल रहा, तो अब उसमें यही होता कि सरकार ही हमारे प्रति नहीं जवाबदेह है कि साइंस एजुकेशन मतलब आगे बढ़ पाए, तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। अच्छा, आप तो अपने सेंटर के लोगों का, स्टूडेंट्स का नेतृत्व कर रहे हैं, तो आपका भी एक राजनीतिक चेतना होगा, राजनीतिक समझ होगा। आपको क्या लग रहा है क्या कारण हो सकता है कि सरकार फंड कट करता जा रहा है JNU का? नहीं, सरकार को एक तो जो JNU के प्रति लोगों की इमेज बनाई, सरकार की इमेज है कि ये हमारे अगेंस्ट खड़ा होता है। ऐसा नहीं है। मान लीजिए हमारे यहाँ लैब का कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं चल रहा तो हम सरकार से डिमांड करेंगे ना कि हमको पैसा दो। अगर सरकार से हम पैसे की डिमांड करें तो सरकार को लग रहा है हमारे अगेंस्ट जाना। तो एक पॉलिटिकल कंट्री, डेमोक्रेटिक कंट्री में पॉलिटिकल एक्टिविज्म तो होगा ना, चीज़ों को मांग करने का तो यही तरीका है ना। हम लोग बाकी कंट्रियों की तरह तो है नहीं कि आप अपने देश के अगेंस्ट ही खड़े हो जाएं।
यहाँ तो यही होगा ना, डेमोक्रेटिक तरीके से लोग अपनी बात रखेंगे कि हमको सरकार को पैसा दो और जिससे हमारा एकेडमिक और बाकी चीज़ें आगे बढ़ पाए। तो अगर सरकार इसको ध्यान नहीं देगी तो हम लोग भी तो इस देश का भविष्य हैं। यहाँ का जितना साइंस एजुकेशन है, साइंस टेक जिस देश का गिरेगा, जिस देश का जो अभी बोला जाता था कि चाइना और भारत का एक समय तक जो साइटेशन इंडेक्स था, जो रिसर्च का लेवल था, एक बराबर चल रहा है 90s तक, और 90s के बाद चाइना इतना ऊपर चला जाता है और इंडिया एकदम नीचे ही रह जाता है। तो ये इसलिए हो रहा है ना कि हम रिसर्च और R&D में पैसा नहीं लगा रहे हैं। नहीं, हमको तो लगता था कि सोशल साइंस से जुड़ा हुआ जो सब्जेक्ट्स है, जो विषय है, उसमें उसका ये स्थिति है कि फंडिंग नहीं हो रहा। हमको लगता था साइंस में पर्याप्त फंडिंग हो रहा है, लेकिन आपसे अभी बात करके समझ में आ रहा है कि ये कि साइंस से जुड़ा हुआ जो विषय है, आपका तो फिजिकल साइंस डिपार्टमेंट हो गया, उसमें भी ये हाल है। तो उसमें भी ये परिस्थिति है। आप ये हालत है। हमारे यहाँ एक AIRF है, AIRF में आप AIRF बोलता है कि वो जो पूरे कैंपस के जो बच्चे होंगे, CIF तो स्कूल लेवल पे है, पूरे कैंपस के बच्चों को मान लीजिए किसी सैंपल का टेस्ट कराना है, उसमें जाएंगे, इतनी करोड़ों की मशीनें हैं जो नहीं चल रही हैं, बिगड़ी पड़ी हैं, और बोलता है CIF AIRF की मेरे डायरेक्टर की मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं इसको सही करा पाऊँ। ये हालत है। अब अगर कोई इंस्ट्रूमेंट वहाँ का फंक्शनिंग नहीं तो हम लोग रिसर्च कहाँ करेंगे? मान लीजिए किसी सैंपल का सरफेस मार्फोलॉजी हमको टेस्ट करना है, तो इंस्ट्रूमेंट चलेगा तभी तो हम करा पाएंगे। नहीं, वो उसी सैंपल को हम दूसरे कैंपस में जाकर रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारा सैंपल कर दो, तो वो अपने हिसाब से करेगा ना कि मैं जैसे बोलूँगा वैसे कर देगा। वो लोग जो स्लॉट देते भी हम लोग को, जो उनका काम हो जाने के बाद भी हमको मौका देते हैं। तो प्रोफेसर सिखाते क्या है? वो प्रैक्टिकल जब होता ही नहीं है, सिर्फ थ्योरेटिकल आप लोगों का सब चल रहा है। नहीं, कुछ प्रैक्टिकल वर्किंग है, लेकिन रिसर्च जो होता है ना, रिसर्च में जैसे हम और टीचर के साथ डिस्कस करेंगे, ये डेटा है, ये डेटा के साथ हम और गाइड मिलकर डिस्कस करेंगे, सर ये डेटा है, इस डेटा में ये बात हो रही है। तो थ्योरेटिकल तो गाइड और स्टूडेंट के बीच में हमेशा डिस्कशन होता ही है, लेकिन एक्सपेरिमेंटल जो होता है वो सारे एक्सपेरिमेंट एक जगह पे एक लैब में नहीं हो सकते हैं जी। उसके लिए एक सेंट्रल इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटीज होती है और वहाँ से चीज़ें आती है। तो जो हमारा सेंट्रल इंस्ट्रूमेंटेशन वही नहीं चल रहा है। अब सरकार इतना पैसा तो किसी को दे नहीं सकती है ना कि एक प्रोफेसर ही सारी जो लैब के नहीं रख पाएगा ना। सरकार बोलते है कॉमन दे देंगे, उसमें सब सारे करा लो, लेकिन वो कॉमन वाला भी तो नहीं चल रहा है। तो हम लोग जाए तो जाएँ कहाँ? मतलब मान लेते हैं कि क्या क्या कोर्स होता है आपके? हमारे यहाँ MSc फिजिक्स होता है, और MSc केमिस्ट्री होता है, MSc मैथमेटिक्स होता है, PhD फिजिक्स, PhD मैथमेटिक्स, PhD केमिस्ट्री, और ये मेजर कोर्स है। उसमें पोस्ट डॉक भी होता है? हाँ, पोस्ट डॉक भी होता है हमारे यहाँ। तो मान लेते हैं कोई MSc फिजिक्स करने आया है, ठीक है, उसका 2 साल से जो उसको इंस्ट्रूमेंट ही नहीं मिला है जो कि चाहिए होता है MSc फिजिक्स करने के लिए, उसको तो 2 साल ऐसे ही बिना प्रैक्टिकल के पार हो गया। जो प्रैक्टिकल उसको सीखना चाहिए उसे प्रैक्टिकल सब सीखा ही नहीं। तो उसमें यही लोग अल्टरनेट करता है टीचर कि उसको जैसे आपका वीडियो दिखा दिया, नई वीडियो दिखाया तो उसको दे दिया कि ये इंस्ट्रूमेंट ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, स्टेप बाय स्टेप दे दिया, उसकी थियरी पढ़ा दिया, बच्चा थियरी पढ़ लिया, वही जाके एग्जाम में लिख दिया और पास हो गया। अच्छा, मतलब अल्टरनेट निकाला जाता है। AI इंड्यूस्ड एजुकेशन मतलब AI भी नहीं है, बस अल्टरनेट है। वो उसको अल्टरनेट ही बोलेंगे कि किसी सहारे काम चलाया जा रहा है, ये वाली कंडीशन में चला जा रहा है चीज़। और आप लोगों ने अपने फैकल्टीज़ को कहा, आप लोगों ने जो सीनियर अथॉरिटीज़ को कहा, लेकिन किसी ने जो है तवज्जो नहीं दिया आपके? अब पहले तो एक होता था ना, स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव की बात सुनी जाती थी। हम इलेक्ट होके आ गए हैं, जितनी भी डिसीजन मेकिंग बॉडी होगी, जहाँ पे डिसीजन लिए जाते थे, वहाँ पर पहले काउंसलर को बैठाया जाता है कि इतना बजट आया है, इतना बजट यहाँ पे खर्च होगा। लेकिन इस समय किसी मीटिंग करके फंड बजट रिलीज कर दिया जाएगा, लेकिन काउंसलर को उस मीटिंग में बाद में पता लगता कि मीटिंग हो गई है, बजट यहाँ से आगे बढ़ गया। अगर हम लोग सवाल भी उठाते हैं उसके बाद भी बजट रिलीज कर दिया जाता है। मतलब पारदर्शिता नहीं है, कोई पारदर्शिता नहीं रह गई है इस समय सिस्टम में। ट्रांसपेरेंसी नाम का कोई चीज़ नहीं। बस दिखाने के लिए काउंसलर चुने गए हैं, लेकिन उनकी बातों को सुना नहीं है। तो बस हम लोग प्रेशर ग्रुप जैसा बन गए, हम उनके ऊपर प्रेशर बना रहे हैं तो वो चीज़ें थोड़ा बहुत कर दे रहे हैं। बस यही वाली स्थिति रहेगी। डिसीजन मेकिंग से हम लोग को एकदम आउट ऑफ बाहर कर दिया गया। अभी तो आपने देखा होगा कि चारों ऑफिस बेयरर को यूनियन के सस्पेंड कर दिया गया है। क्यों? बोला जा रहा है कि आपने UGC एक्ट के लिए अपने यहाँ पे इस कैंपस में मार्च निकाला है, आपने जो है लाइब्रेरी फेशियल रिकॉग्निशन जो सिस्टम उसका विरोध किया है। अब यहाँ पे जो आप लाइब्रेरी में कोई फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम लगा रहे हो, ठीक है, आपको अगर ये कंसर्न के साथ लगा रहे हो, लेकिन क्या कोई डिसीजन लेने से पहले उसमें जो उसके स्टेक होल्डर हैं, स्टूडेंट हैं, जिन्होंने जिनका रिप्रेजेंटेटिव चुना गया, उस स्टेक होल्डर को मीटिंग में बुलाना ज़रूरी नहीं है?
लेकिन उन्होंने इसको बाईपास किया। एक भी स्टेक होल्डर, जब वहाँ पे 4 महीने तक कोई प्रोटेस्ट कर रहा है तब भी आप उसकी बात नहीं सुन रहे हो। मनोरमा त्रिपाठी के खिलाफ जो एक्टिंग लाइब्रेरी, उनके बारे कितना कास्टिस्ट का मामला है, तब भी आप कोई एक्शन नहीं ले रहे है। उसी लाइब्रेरी के अंदर क्या है कास्टिस्ट उनके खिलाफ आरोप? हाँ, उनके खिलाफ कई छात्रों ने आरोप लगाए कि वो उनका जो बिहेवियर है वो बाकी जो मार्जिनाइज सेक्शन के स्टूडेंट उनके प्रति बहुत एकदम पूरा कास्टिस्ट रहता है। कोई उनसे बात करने से डरता है कि अगर मार्जिनाइज सेक्शन का स्टूडेंट बेइज्जत करती है आपको। आप उनके केबिन में चले जाइए, आपको चेयर नहीं देंगे अगर आप मार्जिनाइज सेक्शन से हैं। आप उनके कमरे में आप कुर्सी नहीं पा सकते हैं, कुर्सी पे बैठने से भी मना कर देंगे, दूर से बात करती हैं अगर आप उनके केबिन में जाएंगे तो। उनका जो बिहेवियर होता है कि मैं अपर कास्ट हूँ और बाकी सब नीचे कैटेगरी से आते हैं, और वो हमारे सामने चेयर पे तो नहीं बैठ सकते हैं। और कभी मैं काउंसलर में 2-3 बार उनके केबिन गए, कभी उन्होंने हमको चेयर पे बैठने नहीं दिया। और दूसरे जाति के लोगों को हाँ, अगर हमारे पीछे शुक्ला त्रिपाठी दुबे लगा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, तब तो आप बैठ सकते हो। अगर बाकी कोई सरनेम है तो आप उनके चेयर पे, उनके सामने चेयर पे नहीं बैठ सकते हो। ये हालत है उनके केबिन के। बताइए, जेएनयू में है ऐसा हो रहा है? जेएनयू में ऐसा हो रहा है। तो उनसे आप लोग बात करने का प्रयास किए, वो भी बात करने के लिए तैयार? हाँ, वो बात करने को राजी नहीं। वो सिर्फ अगर उनके साथ बात भी करने जाओगे तो वो अपनी ही पॉलिसी लागू करेंगे। एक बार उनसे हमने बात करने गया था कि हमारे यहाँ पे एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में स्टाफ मतलब SPS के बच्चे पढ़ने के लिए, हमारे पास एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है स्पेस नहीं है। हमारे पास MSc के 2 क्लासरूम हैं, दोनों में एक फर्स्ट ईयर की क्लास चलती है, एक सेकेंडरी क्लास चलती है। फिजिक्स में 2 क्लासरूम हैं, एक में MSc की क्लास चलती है, एक में फर्स्ट ईयर की, एक में सेकेंड ईयर की। एक क्लासरूम में PhD की क्लास चलती है। यही कई हाल केमिस्ट्री में है। तो कभी कभी तो जो मैथमेटिक्स का नया बैच आता है उन PhD का पढ़ाने के लिए उसी क्लासरूम में एडजस्ट करना पड़ता है। और उसके बाद अगर क्लास ख़त्म हो जाती है तो बच्चों को बैठने का कोई स्पेस नहीं है कि बच्चे SPS के बच्चे बैठ के अपना रफ वर्क, अपना होमवर्क, अपनी पढ़ाई कहाँ पे करें, तो कोई स्पेस नहीं है। तो हमने उनसे बोला कि मैम जो मेरी लाइब्रेरी है उसमें दिन भर तो चले कम से कम, क्योंकि उन्होंने हमारे यहाँ का स्टाफ क्रंच करके आधे दिन का कर दिया था। लेकिन उस पर उस महिला ने कोई कार्रवाई नहीं करी। महिला शब्द कर रहा क्योंकि वो मनोरमा त्रिपाठी एक महिला है, इसीलिए मैंने बोला कि उस व्यक्ति ने जो पोजीशन पे हैं मनोरमा त्रिपाठी जी ने कोई कार्रवाई नहीं करी। लेकिन बाकी चीज़ों पर ये जो यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव जब इस बात को रखते हैं कि फेशियल रिकॉग्निशन ना लगाया जाए, उसके बाद भी वो वहाँ पे वो लगा देती हैं और उसका विरोध करने पे उनके ऊपर FIR कराती हैं और सस्पेंशन की कार्रवाई कर रहे हैं। JNU-SU का यही कहना है कि जब आप उस मशीन को वहाँ बैठा रहे थे तो एक बार उनसे बातचीत कर लेते, लेकिन नहीं किया। यही जो है इसी वजह से जो है JNU-SU के स्टूडेंट्स नाराज़ हो गए थे। नहीं, एक तो ये भी है, दूसरा ये फेशियल रिकॉग्निशन का भी मामला है ना। जब हमारे पास 8 फ्लोर की लाइब्रेरी है और किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में चले जाएंगे, वहाँ की लाइब्रेरी में आपको जहाँ पे साइंस का सेक्शन होगा वहाँ से बुक निकाल कर उसी सेक्शन में बैठ के पढ़ने की व्यवस्था होगी। राइट, हाँ, होती है ना जी। क्या JNU के किसी फ्लोर पर आप बुक लेके आर्ट्स के फ्लोर पे, साइंस के फ्लोर पे, ज्योग्राफी के फ्लोर, किसी फ्लोर पे, सोशल साइंस के फ्लोर पे बैठ के आपको बुक पढ़ने की व्यवस्था है? नहीं है। सिर्फ नीचे के ग्राउंड फ्लोर पे बच्चा पढ़ता है। आप ये अरेंजमेंट नहीं कर पा रही कि सारे फ्लोर पे बैठ के पढ़ने की व्यवस्था कर दिया बच्चों के लिए, ये अरेंजमेंट नहीं है। हर स्कूल लेवल पे लाइब्रेरीज हैं, उसकी फंक्शनिंग की व्यवस्था नहीं कर पा रही कि अब वो 24 घंटे फंक्शनिंग हो। लेकिन आपके अंदर ये है कि इस चीज़ की बजट है कि हम यहाँ पे एक कैमरा लगा देंगे। आप जब यहाँ पे इस कैंपस में गार्ड है, ऑटोमेटिक गार्ड वो कार्ड चेक कर रहा है, इसीलिए तो आपने सिक्योरिटी वहाँ पे सेट किया है। सिक्योरिटी पर्सन कि वो चेक करेगा कौन व्यक्ति आ रहा है अनऑथराइज अनऑथराइज के लिए। सिक्योरिटी है तो फिर उस मशीन के लगाने का क्या मतलब है? एक जगह अगर पैसा इन्वेस्ट हो रहा है तो उसी पैसे को बार बार हर जगह पे नहीं कि उसको स्टूडेंट वेलफेयर के लिए इंक्लूड करिए, यूज़ करिए। तो आप पैसे की बर्बादी क्यों करना चाहते हो? मतलब आप कह रहे हैं मिसप्लेस्ड प्रायोरिटी है। हाँ, मिसप्लेस्ड प्रायोरिटी पे चला जा रहा है, इसीलिए नाराज थे स्टूडेंट। हाँ, इसीलिए नाराज हैं और बात भी नहीं किया जा रहा है। हाँ, बात भी नहीं उनके साथ। तो क्या लग रहा है कि शिक्षा पे निरंतर जो है जो इन्वेस्टमेंट है वो कम क्यों होता जा रहा है? अभी जो वर्तमान की सरकार है, इस सरकार का शिक्षा पर रवैया बहुत खतरनाक है। आपको देखना पड़ेगा। मान फेक फेलोशिप ही ना, क्या है ये? मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप जो अल्पसंख्यक छात्रों को मिलती थी, ठीक है। अब उसमें किस तरह जो स्मृति ईरानी उस समय सांसद, उनका क्या बयान था आपने सुना होगा कि ये जो छात्र हैं इनको तो इस वाली फेलोशिप में भी मिल जाता है, इसलिए इस फेलोशिप को हटा दिया है। आपको पता होगा इसके पहले एक राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप थी ना, क्या था वो? RGNF,
राजीव क्या था बताइए। राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप जो थी वो शेड्यूल कास्ट के बच्चे जो पीएचडी करते थे उनको मिलती थी। सिर्फ शेड्यूल कास्ट के लोगों को मिलता था? हाँ, उसके ट्राइबल के लिए भी फेलोशिप उसी तरह से थी। क्या नाम था? ट्राइबल वाली फेलोशिप तो अभी चल रही है। ट्राइबल जो फेलोशिप है वो तो अभी चल रही है। उसका नाम मुझे नहीं यहाँ पर है, NFST बोला जाता है शायद अभी उसका जो नाम है NFST है। अभी ये जो SC के लिए इन्होंने नेशनल फेलोशिप फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। अब एक दूसरी फेलोशिप है नेशनल फेलोशिप फॉर NFSC, एक NFSC है। तो इसमें पैटर्न में अब बदलाव क्या है, पहले क्या होता था कि जो बच्चा PhD कर रहा है, मान ली किसी PhD प्रोग्राम में एनरोल हो गया तो राजीव गांधी फेलोशिप को अप्लाई कर दिया तो मिल जाता था। अब इन्होंने क्या किया है कि नेट के आपने स्कोर दिया और आपने उसके बाद आपको पहले तो JRF मिलेगा। अगर आप शेड्यूल कास्ट कैटेगरी, आपने अगर JRF कैटेगरी में क्वालिफाई, जनरल में क्वालिफाई तो जनरल में, कैटेगरी में अगर उससे भी कम आया तो आपको NFSC मिल जाएगा। लेकिन जो NFSC बच्चों को मिल रहा है उसमें ये कंफर्म नहीं है कि वो PhD कर रहे हैं, तो कभी कभी स्लॉट ही खाली चला जा रहा है। मतलब सरकार तो बोल तो रही फेलोशिप दे रहे हैं, लेकिन क्या वो बच्चे PhD कर रहे हैं जिनको NFSC मिल रही है? तो बिना PhD में एडमिशन लिए NFSC के लिए अप्लाई कैसे करता है? वो तो आप नेट का जो पेपर दे देते हैं उसी के आधार पे फेलोशिप ऑन हो जाता है। हाँ, उसी पे आता ना कि पहले तो आपने मान लो पहले ये UR की कट ऑफ आई है, ये कट ऑफ ये NFSC की आई है, तो समझ रहे हैं ना कि एक तो UR की कट ऑफ समझ गए। हाँ, उसी का सबका अलग अलग। हाँ, उसी में एक साथ दे रहे हैं। हाँ। तो पहले क्या होता है कि आप PhD कर रहे हैं तो अलग से स्लॉट आता था कि जैसे NFST जो आता है अभी तो उसका प्रोविजन जो है एक स्लॉट आएगा कि इतना लोगों को NFST इस बार दिया जाएगा, सब लोग अप्लाई कर दें। तो अलग से जो अप्लाई करने का प्रोविजन था उसमें वही अप्लाई करता था जिसके पास PhD होता था। हाँ। अब तो कोई भी अप्लाई करता था, उनको NFST मिल जाए, उसके बाद उसको एडमिशन लेना होता है, फेलोशिप मिलने के बाद एडमिशन लेना होता है। तो कुछ लोग तो नेट देने के लिए भी ले देते हैं, हमको नेट मिल जाए, लेकिन उनको NFSC मिल गया। कितने लोग तो PhD नहीं करना चाहते, उनको नेट क्वालिफाई करना है, लेकिन उनको NFSC फेलोशिप मिल गई। मतलब कि पैसा कैसे जा रहा है, कहाँ जा रहा है। हाँ, वो जो कंसर्न था स्टूडेंट के प्रति वो कंसर्न नहीं रह गया। और अभी आपको ये बताएं कि एक जो आप साइंस की बात कर रहे हैं, अभी आप ये आया है कि सारा जो एडमिशन्स होगा वो एडमिशन जो है CSIR नेट से होगा, साइंस के सारे एडमिशन। ठीक है। अब CSIR नेट के बारे में आपको हम बताते हैं। एक तो बैकग्राउंड है उसमें कि आपको जो 40% बच्चा उसका नंबर पाएगा वो UR कैटेगरी में क्वालिफाई होगा, उससे नीचे पे नहीं क्वालिफाई होगा। ठीक है। और उसके बाद आप इसमें SC ST में 25%, PW में 25% और OBC में 33%, इससे नीचे जो बच्चा नंबर पाएगा वो बच्चा क्वालिफाई होगा नेट के लिए। नहीं क्वालिफाई होगा, इससे नीचे होगा। इससे नीचे तो क्वालिफाई ही नहीं होगा, इससे ऊपर जो रहेगा वो क्वालिफाई होगा। हाँ, तो अभी अब 3 एडमिशन की कैटेगरी हैं उसी में जो नेट के थ्रू। एक लोग जो सबसे अच्छे नंबर पाएगा उनको JRF मिलेगा, उससे नीचे वाले को नेट मिलेगा और उससे नीचे वाले को PhD ओनली मिलेगा। तो इसी से एडमिशन होता है। अब मैं एक डेटा आपको बताना चाहता हूँ, जितना देश में PhD की सीटें हैं शेड्यूल कास्ट की, शेड्यूल ट्राइब की या OBC की, उससे आधे से भी बहुत कम बच्चा क्वालिफाई होता है। ये किसके लिए? CSIR नेट। तो सीटें तो खाली हो गई ना आपकी, अब उसी से आप PhD का एडमिशन लोगे तो बच्चे ही नहीं मिल रहे हैं आपको। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में यहाँ पे SPS की बात कर रहा हूँ। ये बेंचमार्क इन लोगों ने सेट किस आधार पे किया, मतलब क्या तर्क क्या है इन लोगों की इतना नंबर होना अगर चाहिए? इससे इनका यही है कि इससे कम नंबर पाएगा तो बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं करता है, इससे कम बच्चे वालों को हम PhD नहीं करा सकते, उसको क्वालिफिकेशन नहीं है, उसको उन्होंने क्वालिफिकेशन मान लिया है कि इससे कम। अच्छा, उसमें ये भी है कि तो तय कैसे किया? मनमोजी, आर्बिट्ररी? हाँ, आर्बिट्ररी है, कोई डेटा थोड़ा है, इन्होंने आर्बिट्ररी है। और उसके साथ भी चलो ये इसके डेटा के साथ एक और भी है उसमें 3 सेक्शन होता है, पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C, और तीनों में भी अलग अलग सेक्शन में माइनस मार्किंग है। पार्ट A का अलग माइनस मार्किंग है, पार्ट B का अलग माइनस मार्किंग, पार्ट C का एक तो उधर से माइनस मार्किंग है, दूसरा ये बेंच मार्क कंडीशन है। और इन सब की वजह से बहुत कम बच्चे CSIR नेट क्वालिफाई होते हैं। और इसलिए कि साइंसेज में मार्जिनलाइज सेक्शन के बच्चे सबसे कम मार्जिनलाइज सेक्शन आ पाता है। जैसे मैं भी मार्जिनलाइज सेक्शन से आता है, शेड्यूल कास्ट कैटेगरी से आता हूँ, तो मैं तो आ गया हूँ, लेकिन सिर्फ मेरे बैच में 2 हैं। और अब हर बैच में 1-2 आ जाता है कि जेनरली टॉप का इंस्टीट्यूट है। एक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी का आपको बात बताऊँ, जिस बैच में मैं यहाँ पे आऊँ वहाँ पे 0 एडमिशन था साइंसेज में। बाबा साहब के नाम पे यूनिवर्सिटी है। हाँ, और 0 एडमिशन था पिछले बैच में। क्योंकि कहाँ है यूनिवर्सिटी? ये लखनऊ में स्थित है। कोई बच्चा फॉर्म ही नहीं अप्लाई किया था। क्योंकि जितने बच्चे हैं जिनका नेट और JRF क्वालिफाई वो चले जा रहे हैं IIT और बाकी जगह पे अप्लाई कर दे रहे हैं, उनको टॉप के इंस्टीट्यूट मिल जा रहे हैं। जो नीचे के इंस्टीट्यूट हैं वो पहले अपना खुद का एंट्रेंस कराते थे, उसके सारे बच्चे आ जाते थे।
अब खुद का एंट्रेंस होता नहीं है, और जिन बच्चों का नेट जा रहा, जो हो भी रहा हो टॉप के इंस्टीट्यूट में आ रहे हैं, तो बाकी इंस्टीट्यूट क्या है, बाकी इंस्टीट्यूट खाली जा रहे हैं। तो एक क्वालिफिकेशन के नाम पे जो घालमेल किया गया है, उस घालमेल की वजह से भी बहुत ज़्यादा सीटें खाली जा रही हैं। मतलब SC ST का सीट खाली चला जा रहा है। हाँ, खाली चला जा रहा है, और PhD लेवल पे हो रहा। सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का डेटा आप जाइए, मतलब सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में घूमिए, वहाँ साइंस बैकग्राउंड से बच्चों से बात करिए, कितना SC ST रिसर्च ही नहीं कर रहा है। यही बात है, इस समय SC ST तो रिसर्च ही नहीं कर रहा, मतलब कर रहा है लेकिन वो संख्या बहुत कम है। तो क्या लगता है आपको, कैसे इसमें सुधार किया जा सकता है? इसका सुधार का वही रास्ता है, सुधार का बेंचमार्क जो हटाना पड़ेगा। हाँ, नहीं, एक तो खुद का एंट्रेंस एग्जाम से जो यूनिवर्सिटीज़ लेती थी उसको खुद का एंट्रेंस एग्जामिनेशन करना चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि मान लो फिजिक्स SP स्कूल का फिजिकल साइंसेज है, तो इसका जो रिसर्च कराता है ना, उसका एक अपना होता है कि हम किस एरिया में रिसर्च करा रहे हैं। CSIR का नेट का जो पेपर होता है कॉमन फिजिक्स में आ गया, ये है। लेकिन रिसर्च जो होता है यहाँ पे कोई आके करेगा, जो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट होंगे, जिस टाइप के प्रोफेसर होंगे, उसी टाइप का पेपर बनेगा, उसी टाइप का क्वेश्चन आएंगे, और उसी आइडिया के साथ उसमें रिसर्च में लोग आएंगे। तो एक कॉमन पेपर के सहारे यहाँ पे ला दोगे तो भी उस फील्ड के इंटरेस्टेड बच्चे नहीं आ पाते हैं। तो यूनिवर्सिटी को खुद का जो ऑटोनॉमी एंट्रेंस कराने की है, उस ऑटोनॉमी को बरकरार रखना चाहिए। सब चीज़ का एक केंद्रीकरण क्यों कर रहा है? हर चीज़ का एक केंद्रीकरण करने में ही लगे रहते हैं। केंद्रीकरण का ये नशा जो है, ये कहाँ से आया? देखिए, एक तो एक केंद्रीकरण से एक होता है ना कि सब कुछ अपने कंट्रोल में रखना, ये हिटलर वाली नीति का एग्जाम्पल है कि सब कुछ अपने हाथ में होना चाहिए, कोई आवाज़ उनके खिलाफ ना आ पाए। और विकेंद्रीकरण का लाभ ये होता है कि हर व्यक्ति को सोचने का एक मौका दिया जाता है ना, कि कौन कितना बेहतर सोच सकता है। केंद्रीकरण में जैसे एक पॉलिसी आ गई कि आपको इस टॉपिक पे रिसर्च करना, तो सारा देश उसी टॉपिक पे रिसर्च करते ना, एक भेड़ चाल में लोगों को लगाने के लिए केंद्रीकरण किया जा रहा है, बाकी उसके अलावा कोई नहीं है। और केंद्रीकरण का कोई भी किसी देश को अगर कोई बोलेगा केंद्रीकरण का फायदा, तो कभी कोई केंद्रीकरण का, आप सारे विचारों को मार देते हो कि कोई विविधताओं को खत्म कर, हाँ, सारे विविधता को करके आप प्लेन क्रिएट कर देते हो कि आप सिर्फ इसी लाइन में चलना है। तो ये किसी भी देश के लिए, किसी भी एजुकेशन सिस्टम के लिए, किसी भी समुदाय के लिए, हर चीज़ के लिए खतरनाक है केंद्रीकरण। आपको जो इस किसी भी देश में पैदा होने वाला नागरिक हो, किसी भी रंग में, किसी भी कलर में पैदा होने वाला नागरिक हो, उसको जो खुद सोचने की क्षमता है ना, उसको पूरा मौका देना चाहिए। क्या JRF का सीट भी कम होता जा रहा है दिन प्रतिदिन? हाँ, JRF की सीटें लगातार कम होती चली जा रही हैं। अभी तो अब इसका एग्जैक्ट डेटा तो मेरे पास नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि हर बार JRF की कट ऑफ आई जा रही है, लेकिन सीट कम होता है, और सीट कम होती चली जा रही है। तो आप कह रहे हैं कि फंडिंग एजुकेशन का जो है वो ना के बराबर बहुत कम है, बहुत कम, जबकि समय के साथ संख्या बढ़ रहा है तो फंडिंग ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन उस हिसाब से जो है फंडिंग नहीं हो रहा है, उल्टा कम होता जा रहा है, कम होता चला जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा समस्या है। और अभी आपका कितना टेन्योर बाकी है आपका? अभी तो मेरा पहला टेन्योर ख़त्म हुआ है, अभी मेरा टेन्योर तो करीब 8 महीने का टेन्योर अभी बाकी है। और इस 8 महीने में आप क्या क्या करना चाहते हैं अपने सेंटर के? 8 महीने में मेरा जो प्लान है कि किस तरह से इस इंक्लूसिव बनाया जाए कि पूरा रिप्रेजेंटेशन बढ़े SPS में, जो गांव का बच्चा हो, जो गांव के बच्चों में बेसिकली जो बच्चियां हो, लड़कियां हो, जो ज़्यादातर इस कैंपस में आ पाए, उनकी संख्या, जो गांव की लड़कियां हैं उनका संख्या तो बहुत कम हो रही है। तो हम चाहेंगे कि जो डिप्रेशन पाइन के माम से कितना बेहतरी से वहाँ तक वो गांव के लोगों तक पहुँच पाए, कि इतना बेहतर एक इंस्टीट्यूट है JNU में जहाँ पे आप साइंस और बाकी एजुकेशन पढ़ सकते हैं, ये है। और दूसरा हैंड्स ऑन ट्रेनिंग मेरा है कि जो साइंस के इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो यहाँ पर हैं वो सही हो जाएं, और सही होने के साथ उनको छात्र को स्किल ट्रेनिंग दी जाए कि वो उस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कैसे कर पाते हैं। क्योंकि जब कैंपस से कोई छात्र बाहर जाएगा, मान लो साइंस के बच्चे बेसिकली R&D सेक्टर में जाते हैं, अगर उनके जॉब नहीं लगते हैं तो किसी कंपनी में जाएँ तो वो रिसर्च में ये बता पाएँ कि हमने यहाँ JNU में पढ़ाई करी है और हमको ये डिवाइसेस पर वर्क करना आता है, जिसके उनको जॉब और बाकी चीज़ें बेहतरी से मिल सकें। तो मेरा यही इस पर रहेगा कि ज़्यादातर एक जो थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ एक एक्सपेरिमेंटल नॉलेज भी बेहतर हो, तभी बेहतर हो जाएगा जब हमारे यहाँ के स्टूडेंट सही हो पाएंगे। तो हम लोग पूरी कोशिश में है कि इसको किसी भी सहारे इसको सही किया जाए। थैंक यू अभिषेक जी, आपका विज़न मुझे बहुत अच्छा लगा, और ऑल द बेस्ट सेंटर के लिए, बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।